हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने खुद मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ अगले 2 महीने तक अपने वेतन और भत्ते नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने विधानसभा के अन्य विधायकों से भी अपील की कि वे स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते छोड़कर राज्य के संकट में मदद करें। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान की। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई कारणों से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद होने से भी राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें राज्य को सालाना लगभग 2500 से 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से भी राज्य को उधार लेने की क्षमता में लगभग 2000 करोड़ रुपए की कमी आई है। राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने और अनुत्पादन व्यय को कम करने के लिए प्रयास कर रही है, परंतु इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा अनुदान 8058 करोड़ था, जिसमें इस वर्ष घटाकर 6258 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 1800 करोड़ रुपए की कमी आई है। अगले वर्ष 2025-26 में इस अनुदान में और 3000 करोड़ की कमी आने की आशंका है, जिससे यह घटकर केवल 3257 करोड़ रह जाएगा। सुक्खू ने आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन का भी जिक्र किया, जिसके तहत राज्य को 9042 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वेतन भत्ता छोड़ने की उस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, क्योंकि घोषणा में वेतन भत्ते छोड़ने नहीं बल्कि विलंबित करने का निर्णय लिया गया है। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री सीपीएस कैबिनेट व निगमों बोर्डों की खड़ी की गई फौज को हटाते। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो जनता का पैसा है, जब उनके पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार से मिलती है, जो फाइनेंस कमीशन द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा तय की गई थी, उसके अनुसार पहले वर्ष उनको 10,000 करोड़ रुपया मिला और 10,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होती गई। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और कमी आई और अगले वर्ष 10,000 से घटकर 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी, यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन टैक्सेस में जो राज्य का शेयर है उसका 70% जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के समय एग्जॉस्ट कर लिया, यानी कि उसका उन्होंने खर्चा कर लिया। उसके बाद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। हमारी सरकार ने इसमें नियम अपनाकर और आगे कैसे बढ़ना है, इस दिशा में पहले बजट से ही हमने अपनी रूपरेखा तय की। दूसरे बजट में भी उस रूपरेखा को हमने आगे बढ़ने का के बारे में बताया गया है। हमारे आर्थिक प्रबंधन से और हमारे जो हमने काम किया, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता दिख रहा है। ये पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपए की पहले वित्तीय वर्ष जो 2023-24 का है राजस्व अधिक अर्जित किया गया है। और यही नहीं, ये भी पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है। और आपने मुझे सुना होगा, मेरे आप पिछले बातों को भी ध्यान से रखें कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रदेश की सभी जनता का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले।
और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे और 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयास हमारे सफल होंगे। यही मैं बार बार कहता हूं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे पहले हमको इसके फैसले करने। सरकारें आती है, सरकारें जाती। आज हम मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक को अगर इस दशा पर छोड़ देंगे तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार कहां से पैदा होगा, नई योजनाओं पर कहां से धन आएगा, शिक्षा का स्तर जो कि गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हमारी सरकार इस सभी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राजस्व में किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, समाज के सभी वर्गों का कैसे ख्याल रखना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार जो सरकारी धन है उसको कैसे पहुंचाएगी, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों ने ये कहा कि हमें प्रदेश का हित पहले देखना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर हमने बनाना है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक बात है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। हम अपनी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनके बढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। जिसकी सरकार बने अभी 1 महीना हो और वो सरकार 1 महीने के अंदर ये फैसला करती है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। हमने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया, इसलिए किया कि बुढ़ापे में उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम मिलती रहे। और उसके कारण भी केंद्र सरकार ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। मैं आपका उसका उदाहरण देना चाहता हूं। जो नई पेंशन स्कीम आई है उसमें 10% सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अपना शेयर डालना पड़ेगा। हम उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई शेयर नहीं ले रहे हैं। हमने कहा है सरकार का कर्मचारी, सरकार का अधिकारी जो भी होगा, उस सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को हम ओल्ड पेंशन और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, ये अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है,
कभी एक महीने ट्रेजरी कम होती है, एक महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को ₹1 सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें ₹1 सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है। ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया है। और अधिकारी को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पीड़ा को जानता हूं। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है। किसी भी प्रदेश पर जब कोई संकट आता है तो उस शेयर का कोई हिस्सा प्रदेश को आपदा के बाद जो उसकी योजनाओं को क्षति पहुंचती है, सड़कों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए मिलता है। उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, यानी कि आपदा के बाद ये जरूरी है कि इस पैसे को देना चाहिए। तकरीबन केंद्र सरकार की टीमें भी आई, केंद्र के सरकार की टीमों ने भी देखा, और तकरीबन 9,042 करोड़ रुपए की राशि हमने केंद्र सरकार के पास भेजी। अभी तक वो PDNA की कोई भी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपया PFRDA से प्राप्त नहीं हुए हैं। 9200 तो सरकारी कर्मचारियों का अंशदान भी है और सरकार का भी अंशदान है। 9200 करोड़ रुपया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जो GST कंपनसेशन होता है, जब GST लागू होता था वैट एक्साइज खत्म होने के बाद, GST कंपनसेशन जो है जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, उससे पहले मिलता रहा। महज चुनावों के 5 महीने पहले ये GST कंपनसेशन मिलना बंद हो गया, जिससे प्रति वर्ष राज्य की ट्रेजरी को 2500 से 3,000 करोड़ रुपए की आय कम होगी। OPS बहाल करने के कारण हमारी जो बोरोइंग है वो लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन वो विपक्ष के नेता ने किया, पर वो फंस गए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा कि पिछली सरकार में जो घोटाला था वो, आप बताइए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो एक साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया, एक साल में। और जो वो बोल रहे हैं 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात करें, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है। उसमें बोली होती है, कई बार ठेका ज्यादा आता है, कई बार कम होता है, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ाकर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम एक साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। वो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने एक साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। बहुत मेरा ख्याल अब तो 90,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। और जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी और निकाल के, पहले 10,000 करोड़ थी जो हमने देनदारियां दी है,
1000 करोड़ कम कर ली है, 9000 करोड़ की और देनदारियां सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, हमें रोडों पर भी पैसा खर्च करना है, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। पीने की पानी की योजनाओं पर भी हमें खर्च करना है, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नई बिल्डिंग्स भी बनानी है, पुरानी बिल्डिंग को भी तोड़कर खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो खर्चा करते हैं ये नहीं है, ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करके भी हमको पैसा करना। और इस बार हमारा टारगेट है, पिछली बार हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करने के कारण जो हमें एससीए मिलना चाहिए था वो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जो पैसा हमें एक साल में रोड, सड़क, बिल्डिंग, सब पानी की सब पर खर्च करना पड़ता है। इस बार का टारगेट हमारा 6000 करोड़ का है, वो भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने ये कार्य किया है कि सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने, लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा अभी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, एक तो ये बात। और दूसरी बात, जहाँ प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उनने बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत ये है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको? अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि ये सरकार सत्य बोलती नहीं है, आंकड़ों को छुपाती है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, झूठ बोल करके हमेशा मैं कहता हूँ कि सत्ता चलाना चाह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला इसलिए है क्योंकि छोटी यूनिट बंद करके बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ लेने के लिए उन्होंने योजना बनाई और उनके साथ बैठ करके रेट भी तय कर दिए। ऐसे कैसे होता है कि बिडिंग में 10,000 15,000 का फर्क हो? जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी, 5 स्थान तो हिमाचल में ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइस से भी कम पैसा जो है पैसे पर बिडिंग हुई है। और मेरा तो मानना है कि अगर रिजर्व प्राइस से कम होती तो बिडिंग वो कैंसिल होनी चाहिए थी, फ्रेश बिडिंग होनी चाहिए थी वहाँ पर, एक्सेप्ट क्यों की? और उसके बाद कुछ है कि ऊना की अगर बात करें, ऊना की बात कह रहे हैं कि वहाँ पर हमने 6 बार 7 बार जो है उसमें बिडिंग की, और उसके बाद ऊना में बिडिंग को जानबूझ करके प्रभावित किया क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष को वहाँ पर उसका लाभ देना था। और ये सब जानते हैं, पूरा हिमाचल जानता है कौन नेता है जिसके प्रभाव में वहाँ पर वो काम किसी को दिया गया और काम उसको किस तरह से संचालन कर रहे हैं, ये भी सारी बातें सबको मालूम है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है, निश्चित रूप से घोटाला है। एकदम उनको ऐसा नहीं जाना चाहिए। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी बात कही ही थी। सुखी जी बोलते कि मैं कर्मचारी हितैषी हूँ और कर्मचारियों के हित के लिए मैंने बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ नहीं, 2 साल के कार्यकाल से पहले कर्मचारी सड़क पर है क्योंकि उनकी सैलरी समय पर कई जगह नहीं मिल रही है, कई जगह उनका जो डीए तो बिल्कुल ही नहीं मिला अभी तक।
मेडिकल अलाउंसेस जिनके अभी तक नहीं मिले, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की बातों को सुने, बजाय उनको इस प्रकार से नोटिस देने के बजाय पहले मुझे लगता कि वार्ता की आवश्यकता थी, चर्चा की आवश्यकता थी, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें आगे होती हैं और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का